नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IT ज्ञान में। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगा एक वीडियो में उन सभी के आंसर दे देते हैं। क्वेश्चंस कुछ पर्सनल नहीं थे, आप घबराइए मत, सब टेक्निकल क्वेश्चंस थे, तो उससे हो सकता है कि आपको भी थोड़ा फायदा मिल जाए। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सब टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे। उन लोगों की तरफ से क्वेश्चन आए थे जो IT सपोर्ट में जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं, प्रिपरेशन में हैं, तो उन लोगों के जो क्वेरी थी वो उन्होंने पूछा है और उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया जो कि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होते हैं। तो हो सकता है कि उनके आंसर से आपको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि सर मैं IT सपोर्ट इंजीनियर बनना चाहता हूं और मैं कहां से स्टार्ट करूं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने बिल्कुल भी काम नहीं किया, एकदम फ्रेशर हैं और काम ढूंढ रहे हैं, तो आप सबसे पहले कुछ प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन कैसे करेंगे? अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आपका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है और आप IT में आना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड होगा तो आप IT सपोर्ट से ही शुरुआत करेंगे। तो IT सपोर्ट आने के लिए आपको सबसे पहले तो पढ़ना है कुछ चीज़ें और समझनी है कि IT सपोर्ट में कैसे काम होता है। और इसके बेसिक के लिए मैंने एक जो मेरा इस सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो था उसको मैं सजेस्ट करूंगा, आप उसको देखिए, आपको डिटेल में सारी जानकारी मिल जाएगी। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि IT सपोर्ट में कैसे काम होता है उस वीडियो को देख के, और उसके बाद आपको ये देखना है कि IT सपोर्ट में किस किस तरह की क्वेरीज आती हैं, इंसिडेंट क्या होता है, सर्विस रिक्वेस्ट क्या होती है। और उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में पढ़िए, क्योंकि अगर आप IT में जाएंगे सपोर्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं इंटरव्यू में जब आप बैठेंगे। और इसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आउटलुक से रिलेटेड आते हैं। तो आउटलुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ट्रबल शूटिंग्स पढ़नी है और कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लेने हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। और हो सकता है आपके पास लैपटॉप हो तो आप अपने लैपटॉप में आउटलुक कॉन्फ़िगर कर लीजिए और उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने भी अपने स्टार्टिंग डेज में ऐसा ही किया था। और आप एक डायरी बनाइए जिसमें आप बाकी कुछ काम नहीं करेंगे, सिर्फ आप इन नोट्स को तैयार करेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे स्टार्टिंग टाइम के 10-15 साल पहले की डायरीज अभी तक रखी हैं जहाँ पर मैं स्टार्टिंग में नोट्स बनाया करता था और वो सब बहुत काम आए थे। आज भी अगर कोई उन डायरीज को देख ले तो वो बैठे बैठे घर बैठे ही सर्विस डेस्क सपोर्ट इंजीनियर बन सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप पढ़ना शुरू करिए, यूट्यूब वीडियोज़ देखिए और देखने के साथ आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में पढ़िए और उसमें किस तरह के लाइसेंस मॉडल होते हैं वो आप पढ़िए। और माइक्रोसॉफ्ट 365 में क्या क्या होता है, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, PPT, ये तो आपको पता होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। आपको सारी नहीं पढ़नी है स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो हर जगह यूज़ नहीं होते हैं। आपको आउटलुक, वन ड्राइव और टीम्स, आजकल टीम्स चलता है, ये 3 चीज़ें सबसे मेजर है जो हर जगह यूज़ होती हैं और हर जगह इसमें आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ जाती है। वन ड्राइव, टीम्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ऑलमोस्ट सभी जगह यूज़ होता है। तो इसमें आपको ट्रबल शूटिंग का मास्टर होना चाहिए, क्योंकि हर दिन आपको इससे रिलेटेड क्वेरीज आती हैं। और आउटलुक तो आपको मैंने बता दिया कि उसमें तो आएंगी ही आएंगी, तो ये आप एकदम प्रिपेयर कर लीजिए स्टार्टिंग में। उसके बाद आप विंडोज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़िए। विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के रिलेटेड ही क्वेरीज ज़्यादा देखिए, क्योंकि पुरानी जो चीज़ें हैं वो अब टोटली बंद हो चुकी हैं। XP, विंडोज़ 7 और ये सब तो आपको बिल्कुल देखने की भी ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ 10 में आप बेसिक चीज़ें देख लीजिए, कहाँ से क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या हिडन जो फंक्शंस हैं या सेटिंग्स हैं वो होती हैं। और विंडोज़ 11 में भी सिमिलर सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। और आपको क्रोम ब्राउज़र कैसे चलाते हैं उसको अच्छे से देख लीजिए। एज ब्राउज़र कैसे चलाते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कैसे बनाते हैं, बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बुकमार्क कैसे ऐड कर सकते हैं, बुकमार्क में फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं और उसको हाइड कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को आपने देखना है। उसके बाद आजकल तो बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़ होते हैं, बट आप डेस्कटॉप के बारे में पढ़िए कि आपको हार्डवेयर थोड़ा सा पढ़ना है, जैसे कि मदरबोर्ड क्या होता है, कहाँ होता है, किस तरह का होता है, रैम क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं, हार्ड डिस्क कितने तरह की होती हैं। और अगर आपको कोई लैपटॉप खोलने को दे दिया जाए, क्या आप उसे खोल पाएंगे, देख पाएंगे, या डेस्कटॉप खोल पाएंगे, उसको जो मदरबोर्ड पे जो भी कंपोनेंट लगे हैं उसे आप पहचान पाएंगे बहुत डिटेल में, जैसे कि कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब आपको इतना ज़रूरी नहीं है पहचानना, बट आपको रैम, प्रोसेसर, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको अगर क्लीन करना पड़ जाए, कई बार हीट प्रॉब्लम आती है, हीटिंग प्रॉब्लम आती है, हीट सिंक कहाँ होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रिंटर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ज़्यादा नहीं, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और आप प्रिंटर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको शेयर करना हो प्रिंटर नेटवर्क में तो कैसे शेयर कर सकते हैं और दूसरों को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ड्राइवर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अलावा
आप किस तरह से पेज को सेट कर सकते हैं, और अगर एक्सेल शीट बहुत बड़ी हो उसको एक पेज में सेट करना हो तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप घर बैठे ही सीख सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटर कितने तरह के होते हैं आप वो देख सकते हैं, और आपको ज़रूरत पड़ सकती है प्रिंटर की कार्ट्रिज चेंज करने के लिए, तो वो ये चीज़ आप वहाँ पर एक बार जाएंगे तो वहाँ पर सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, और ये सवाल आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि कार्ट्रिज कैसे चेंज करनी है। ये आप जब एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे तो वो खुद ही आपको ये काम दे देंगे। और नेटवर्क में बात करें तो नेटवर्क का आपको बेसिक पता होना चाहिए कि TCP IP क्या होता है। आप सबसे पहले OSI मॉडल पढ़ लीजिए, और उसमें जो 7 लेयर्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं वो आप पढ़ लीजिए। बहुत ही ईजी है, एक बार आप देखेंगे तो शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगे, डिफिकल्ट लगे, लेकिन एक बार पढ़ना शुरू करेंगे, नीचे से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ आएगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी कौन सी लेयर क्या काम करती है। TCP IP के बारे में मैंने बता दिया, और वाईफाई कैसे काम करता है ये थोड़ा सा बेसिक आप पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। कैसे शेयर कर सकते हैं वाईफाई, ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं, कैसे वाईफाई नेटवर्क को अपने लैपटॉप से हटा सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद कलर कोडिंग एक बार पढ़ लीजिए, आपको काम नहीं आएगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको केबलिंग नहीं करनी होगी। आजकल बहुत कम हो गया है केबलिंग करना, शायद ना के बराबर, लेकिन आपसे कलर कोडिंग पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिए। RJ45 क्या होता है, RJ11 क्या होता है, ये भी पढ़ लीजिए। इसके बाद आप SMPS जरूर पढ़ लीजिए, UPS क्या होता है, SMPS क्या होता है, माउस कितने प्रकार के होते हैं, मॉनिटर आजकल अलग अलग तरह के आ गए हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो बेसिक हैं, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं इधर उधर, ये सब पढ़ लीजिए और इन सब के बारे में प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको डेस्कटॉप सपोर्ट में वही सब काम आएगा जो आपको डेली रूटीन में यूज़ होता है। इसके बाद अगर आप सर्वर लेवल पे कुछ बेसिक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जाते ही आपको सर्वर लेवल पे काम तो नहीं मिलेगा, बट आप पढ़ सकते हैं कि कौन सा सर्वर आज की डेट में यूज़ हो रहा है, पहले कौन सा होता था, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है। अगर आप थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ लीजिए, और इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और आजकल तो अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी चल गया है, और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का वीडियो रेडी है, मैंने इसे बना लिया है रिकॉर्ड करके पूरा अच्छे से, बस एडिटिंग बाकी है। तो जिस दिन ये रेडी हो जाएगा तो मैं अपलोड करूँगा, तो आपको वहाँ से भी जानकारी मिलेगी। अज्योर की मैं सोच रहा हूँ पूरी सीरीज़ लाने के लिए, लेकिन टाइम लगता है उसमें, तो हो सकता है जल्दी आ जाए। तो आप अज्योर के बारे में पढ़ लीजिए, अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, ED कनेक्ट क्या होता है, और ऑन प्रेमाइस क्या होता है, क्लाउड क्या होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ जो आपको एंटर करने के लिए काम आएंगी। और क्लाउड को, और हाइब्रिड मॉडल क्या होता है जहाँ पे हम क्लाउड और ऑन प्रेमाइस को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको काम आएंगी। और एक क्वेश्चन आया था कि सर टिकटिंग टूल से रिलेटेड कुछ बता दीजिए, क्योंकि मेरा इंटरव्यू है, और कुछ क्वेश्चन आंसर दे दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आंसर तो देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एक वीडियो था जिसको मैंने टिकटिंग टूल पे डेडिकेट करके बनाया था, तो वो वीडियो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी इस वीडियो में। क्योंकि आप आए हैं तो मैं बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ। आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आप कोई काम करेंगे, तो आपको उस काम को दिखाना होता है, तो इस यहाँ पर हम टिकटिंग टूल यूज़ करते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि डायरेक्ट वो कॉल करके आपको बुला लेते हैं, फ़ोन कॉल करके, मेल करके। कई में ऐसा कंपलसरी होता है कि जब टिकटिंग टूल पे रिक्वेस्ट आएगी तभी आपको जाना है, तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो टिकटिंग टूल एक पोर्टल होता है, कह लीजिए एक टूल होता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट आपके पास आई है और कौन सा यूज़र है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल, नाम सब जगह मेंशन होगा। आपने उसे कॉन्टैक्ट करना है और उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। फिर टिकटिंग टूल पे जाके आपको क्या क्या आपने स्टेप्स लिए, क्या क्या किया है, उसको सारा डाल के क्लोज कर सकते हैं। और अगर आपसे नहीं हुआ है, आगे फॉरवर्ड करना है सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पे, तो वहाँ पे सारी डिटेल लिख के आपने क्या क्या किया है, आपसे क्या नहीं हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो टिकटिंग टूल में बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंसिडेंट क्या होता है, सर्विस रिक्वेस्ट क्या होती है, और किस तरह की इंसिडेंट आएगी तो आप क्या करेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, SLA के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आपने पहले से कहीं काम किया है, किसी टिकटिंग टूल पे काम किया है, तो आपसे उसी टिकटिंग टूल के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। और अगर आपने कोई काम किया होगा पहले से, तो उसी टिकटिंग टूल के बारे में आप बताइए कि आप किस टिकटिंग टूल पे काम कर रहे थे, तो उसके बाद वो इंटरव्यूअर आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपने क्या किया है, आप जो जवाब देंगे उसी से वो आगे बढ़ता रहेगा। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, सर मैं IT सपोर्ट इंजीनियर हूँ लेकिन सर्वर सपोर्ट में जाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तो देखिए, अगर आप IT सपोर्ट इंजीनियर हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको मिलेंगी, और कुछ प्रॉब्लम ऐसे मिलेंगी जिसको सॉल्व करने के लिए आपको सर्वर टीम का सपोर्ट चाहिए होगा, और आप उनसे बात करेंगे। जब आप बात करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। तो बेसिकली मैं ऐसे ही करता था, मैं बहुत ज़्यादा काम करता था और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ढूंढता था जो मुझे नहीं आती, क्योंकि जो मुझे आती है वो तो मैं कर ही देता था, और जो नहीं आती थी वो मैं सेकंड लेवल टीम से हमेशा ऐसे ही कोशिश करता था कि मुझे उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिले। क्योंकि वो कई बार होता है वो आपके ऑफिस में होते हैं, और कई बार आपके बहुत ज़्यादा
ब्रांचेस होती हैं तो वो मेन डाटा सेंटर में बैठते हैं और वहाँ से ही पूरा कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह का सिनारियो होता है। तो मेरे केस में वो अलग बैठते थे, हमारे ऑफिस से 8-10 किलोमीटर दूर एक ऑफिस था, डाटा सेंटर था, वहाँ पर वो बैठा करते थे। तो ऐसे में कॉल करता था और बातें करता था और मेल करता था। तो इस तरह से 1-2 लोगों से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होना शुरू हुआ। बाद में मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं उनको डायरेक्टली रीच करता था और उसके बाद अच्छा खासा दोस्ती भी हो जाती है आपकी। फिर आप धीरे धीरे उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ऐसे होता है तो क्या होता है, ऐसे होता है तो क्या होता है। बाद में आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, आपको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ऐसा ही आप स्टार्टिंग करिए, सीखिए, फिर बाद में आप एक VM पे अपना एक सर्वर बनाइए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए कि क्या चीज़ कैसे होती है। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो मैंने किया है वही बताया है, और हो सकता है हर कोई आपको अलग तरीके से बताए, क्योंकि जिसने जो फेस किया है, जिसने जैसे सीखा है, वही आपको एक्सपीरियंस बता सकता है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही था, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ। आप जब एक बार थोड़ा इंटरेस्ट आपको अपनी तरफ से दिखाना पड़ेगा, जब आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि आपको और आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद आप अपना खुद का नेटवर्क बनाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे आप जो प्रॉब्लम आपको ऑफिस में आ रही हैं उनको आप नोट करिए, फिर आप घर पे आइए, जब आपको टाइम मिलता है तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और आप सोचिए कि अगर जो सेकंड लेवल इंजीनियर है वो वहाँ पर बैठ के क्या करता है, आपको पता चल जाएगा क्या करता है, लेकिन कैसे करना है ये आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। आपको अपने से ट्राई करना पड़ेगा या फिर यूट्यूब पे देखिए। और यूट्यूब से भी अच्छा अगर मैं आपको बताऊं तो आप गूगल पे सर्च मारिए, आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, वो डॉक्यूमेंट को पढ़िए, उनको फॉलो करिए, वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ से आप तब आप यूट्यूब पे आइए और वीडियोज़ देखिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आएगा कोई चीज़ अगर नहीं होती है। और जब नेटवर्क बनाएंगे आप अपना खुद का आईडी इंस्टॉल करेंगे, मल्टीपल सर्वर बनाएंगे, DHCP सर्वर बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि कहाँ से कैसे क्या क्या होता है, IP कैसे जाती है। आप अगर कहीं से कोई GPO रन करते हैं तो कैसे आपको जो वर्क स्टेशंस होते हैं वहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद करके ही सीखेंगे। लेकिन बिल्कुल अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप और सीखें और आगे मूव होना चाहते हैं। तो ये मुझे बहुत पॉजिटिव क्वेश्चन लगा ये। और इसके अलावा आपको बता दूं कि इसके साथ ही आप क्लाउड भी सीखिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सर्वर्स, हर चीज़ आप जैसे कि RODC DC ये सब चीज़ें क्लाउड पे मूव हो रही हैं। तो आप अगर क्लाउड नहीं सीखेंगे आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। और ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा मूव हो चुका है। हम कहें कि अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो थोड़ा सा पीछे तो हो ही गए हैं, बट अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो एज़्योर पे एक्टिव डायरेक्टरी और ये सब बहुत ज़्यादा चलन में है, तो वहाँ से ही सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। तो अगर आप वो सीख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों लगता है ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 4-5 क्वेश्चन तो मैंने ले लिए हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी क्वेश्चन आंसर वाली तो आप बताइएगा, मैं 4-5 क्वेश्चन और लेके उनके बारे में भी आराम से बात करेंगे, और वो सारे के लिए, सभी के लिए बेनिफिट होंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम उस टॉपिक को पकड़ के उस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जब मैं ये काम करता था तो मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल करता था, कैसे डील करता था, कैसे सीखता था। तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा मुझे लगता है, एक टॉपिक को पकड़ के उसके बारे में बात करना। तो आप सभी लोग कमेंट करिए और जो सबसे ज़्यादा होगा वही उसे पिक किया जाएगा और उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे इस तरह के चैनल को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, या कई बार तो ग्रो भी नहीं होते हैं। हम बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि बाकी के चैनल जो होते हैं जो आपको एंटरटेन करते हैं, या फिर कहें कि जो टेक्निकल के नाम पे आपको व्हाट्सअप के बारे में और इंस्टाग्राम के बारे में बताते हैं, वो चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। लेकिन इस तरह के चैनल्स पे व्यूज़ नहीं आते हैं और सब्सक्राइबर तो बहुत ही कम आते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ये नॉलेज मिले कि जिससे उनको जॉब मिले और काम ज़्यादा उनको मिले और उनको मदद हो, और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा बेनिफिट हो। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करिए और शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, और भी कुछ हो तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।